हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब कुछ नई और बातें, कुछ नई और टर्म्स को भी समझ लेते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है और इनको हम क्या मानते हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें यूज होती हैं एनपीओ में। तो सबसे पहली बात आ रही है लिगेसीज की। लिगेसीज क्या चीज होती है और इसका से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि एक्सप्लेन लिगेसीज। छोटा सा टॉपिक है। लिगेसीज कुछ नहीं होती खास, एक डोनेशन होती है जो व्यक्ति की जिसकी डेथ हो जाती है, डिजीज पर्सनल की, वो अपने पीछे कुछ विल छोड़ जाता है। अपने पीछे कुछ विल छोड़ जाता है। विल मतलब उसकी वसीयत। अपने पीछे कुछ विल छोड़ देता है और उसमें अपनी वसीयत के अंदर लिख जाता है कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो पैसा है, इसको एनपीओ को दान कर दिया जाए। और साथ में उसकी कुछ लिमिटेशंस अगर वो बता देता है, स्पेसिफाई कर देता है, अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि भाई मेरा ये पैसा, मेरी प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज किया जाए, तो वो स्पेसिफिक लिगेसीज हो जाती हैं। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो वो जनरल लिगेसीज हो जाती हैं। तो स्पेसिफिक लिगेसीज का वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हम स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट करते हैं, और जनरल लिगेसीज का हम वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसा हम जनरल फंड का करते हैं। तो वो क्या करते हैं वो आपको पता ही है, फिर भी हम इसको पढ़ देते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम बात कर लेंगे। तो लिगेसीज इज व्हाट? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल। यहां पर एज पर द विल, ये इंग्लिश वाला विल नहीं है, मतलब ये विल है। विल, विल क्या है? दिस इज वसीयत। वसीयत समझ में आती है क्या आप लोगों को? यानी कि उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो उसने डिटेल लिखी होती है, इस मेरी प्रॉपर्टी का क्या किया जाए। तो उसने अपने विल में लिखा कि मेरी प्रॉपर्टी एनपीओ को दान कर दी जाए। उसने स्पेसिफिक किया होगा कि कौन सी एनपीओ को दान किया जाए, और अपनी वसीयत के अंदर यह भी लिखा होगा कि इस दान को मैं चाहता हूं कि इस तरह से यूज किया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए। तो वो स्पेसिफिक लीगेसी हो जाएगी। इट इज अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ द डिजीज पर्सन हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई, हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ अमाउंट। हो सकता है उसने स्पेसिफाई कर दिया हो कि मेरे इस पैसे का क्या किया जाएगा, और हो सकता है कि वो उसने स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, उसके द्वारा स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो लिगेसीज इज द अमाउंट रिसीव्ड, legacies is the amount received as per the will of the deceased person who may or may not specify the use of the amount। तो वो स्पेसिफाई होता है तो वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका क्या करते हैं अभी पिछली क्लास में आपने सीखा था। लिगेसीज यूज ऑफ विच इज स्पेसिफाइड आर स्पेसिफिक लिगेसीज एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखा देते हैं, जो उसमें से यूज कर लिया गया उसको माइनस कर देते हैं, जैसा भी आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में किया था, और बाकी बैलेंस उसमें दिखाई देता रहेगा। और जनरल लिगेसीज को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक रेवेन्यू नेचर की होने की वजह से दिखाते हैं। इफ द यूज इज नॉट स्पेसिफाइड, इट इज कंसीडर्ड एज द रेवेन्यू नेचर एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड के अंदर उसको दिखा देते हैं जनरल लिगेसीज को। तो ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, मतलब मुश्किल टॉपिक नहीं है अकाउंटिंग के लिहाज से, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सीख ली थी। स्पेसिफिक फंड की तरह इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर स्पेसिफिक लिगेसी है, और जनरल फंड के रूप में ट्रीट किया जाएगा अगर जनरल लिगेसी है। बस यहां पर एक स्पेसिफिक नाम इसलिए बताया गया क्योंकि ये डिजीज पर्सन की बात हो रही है और वो अपनी वसीयत के अंदर, अपने विल के अंदर ऐसा मेंशन करके जाता है। तो लिगेसी समझ में आ गई है। अगला टॉपिक यानी कि अगली टर्म समझ लेते हैं। एक बात होती है लाइफ मेंबरशिप, यानी कि अगर आपने अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो कुछ लोग होते हैं वो अपनी सब्सक्रिप्शन लगातार नहीं देते हैं कि भाई मुझे पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन देना है। वो कहते हैं आप मुझे बता दीजिए, मुझे तो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेनी है, तो मैं इन वन गो पेमेंट करना चाहता हूं। तो वो लाइफ मेंबरशिप है, वो लमसम अमाउंट एक बार में दे दिया जाता है, तो अपने आप ही वो एक कैपिटल रिसिट के रूप में दिखाया जाएगा और उसको कैपिटल फंड या जनरल फंड के रूप में ऐड कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो लाइफ मेंबरशिप, some members prefer to pay lump sum amount as life membership fee
instead of paying periodic subscriptions. It is treated as capital receipts and added directly in the capital और जनरल फंड। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर अगर लाइफ मेंबरशिप आपके पास रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रही रिसिट साइड में, तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, टू कैपिटल फंड, अगर आप बैलेंस शीट में तो नहीं होगा, कैपिटल फंड के रूप में जो पैसा पड़ा हुआ है वो, और ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये अमाउंट ही कैपिटल फंड का टोटल अमाउंट यहां पर चढ़ जाएगा। आप इसको चाहें तो अलग से भी दिखा सकते हैं, बाकी कैपिटल फंड के अंदर ऐड ही कर देते हैं क्योंकि ये कैपिटल फंड के रूप में ही होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो इसको कैपिटल फंड के अंदर ऐड करके दिखा देंगे, जिससे कैपिटल फंड इंक्रीज हो जाएगा, और कुछ इसका काम नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप भी समझ में आ गया कि जो लोग पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन नहीं भरना चाहते, वो कहते हैं मैं बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ वन टाइम पेमेंट कर सकता हूं, तो वन टाइम मेंबरशिप फीस उसको बोल देते हैं, और फाइनली उसको कैपिटल सीट के रूप में देखा जाता है। क्या बात समझ में आ गई? एक और आइटम की बात कर लेते हैं, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में हर साल एडमिशन फीस ली जाती है। जब भी आपका प्रमोशन होता है 6 क्लास से 7 क्लास में, 7 से 8 में, 8 से 9th में, 10 से 11th में, 11 से 12th में, तो हर साल आपका स्कूल एडमिशन फीस के रूप में कुछ ना कुछ लेता है। मगर क्लब और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्रेंस फीस कुछ अलग तरीके से दिखाई जा सकती है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अलग तरीके से दिखाई जा सकती है। मगर क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना हो, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, इफ क्वेश्चन is silent, it is treated as revenue nature। ये रेवेन्यू नेचर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर, यानी कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में दिखा दिया जाएगा। पढ़ देते हैं इसको, क्या कहता है ये। एंट्रेंस फीस इज पेड ओनली वंस by the member at the time of becoming a member। एंट्रेंस फीस जो होती है वो एक वन टाइम पेमेंट होती है जब वो मेंबर बनता है। मगर इसको दो तरह से देखा जा सकता है कि कुछ लोग, फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स वगैरह, द एंट्रेंस फीस इज अ रेगुलर इनकम एंड द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस इज स्मॉल। क्योंकि रेगुलर इनकम होती है और एक छोटा सा अमाउंट ही होता है नॉर्मली, it is treated as revenue receipts and hence shown on the income side of the income and expenditure account। नॉर्मली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको इनकम साइड में दिखा दिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये एक छोटा सा अमाउंट होता है और नॉर्मली ये हर साल लेते हैं अपने स्टूडेंट से। इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक क्लब एंड सम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे क्लब जो एनपीओ के रूप में काम करते हैं, द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस इज क्वाइट हाई। उनकी एंट्रेंस फीस की जो अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता। हेंस इट इज ट्रीटेड एज नॉन रिकरिंग आइटम्स एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू कैपिटल और जनरल फंड। इसलिए इसको एक नॉन रिकरिंग नेचर का माना जाता है, नॉन रिकरिंग नेचर का माना जाता है, और नॉन रिकरिंग नेचर की वजह से इसको कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दिया जाता है। कैपिटल नेचर का हो गया, नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कैपिटल नेचर का हो गया, और कैपिटल नेचर होने की वजह से ये कैपिटल फंड या जनरल फंड के अंदर ऐड कर दिया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? जैसे अभी अभी आपको मैंने यहां पर ये बताया था कि लाइफ मेंबरशिप को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो इसको भी आप इसमें ऐड करके दिखा सकते हैं। यानी कि इसको क्या करेंगे, ऐड एंट्रेंस फीस, ऐड एंट्रेंस फीस। ये कब होगा? ये तब होगा जब क्वेश्चन स्पेसिफाइड करेगा इट इज कैपिटल इन नेचर। ये तब आप ऐसा करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं बोला और एंट्रेंस फीस लिखा हुआ है, एडमिशन फीस लिखा हुआ है, तब तक आप इसको नेचुरल रेवेन्यू नेचर का ही मानेंगे। स्पेसिफाइड जब करेगा क्वेश्चन तभी आप इसको यहां पर ऐड करके दिखाएंगे, नहीं तो
रेवेन्यू नेचर का आप क्या करते हैं, रेवेन्यू नेचर का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम साइड में एंट्री लिख देंगे बाय एडमिशन फीस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही करना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड करेगा कि ये कैपिटल नेचर का है, तभी आप बैलेंस शीट के अंदर इसको कैपिटल फंड के साथ ऐड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो बस ये बात ध्यान रखेंगे कि एडमिशन फीस का नेचर, नॉर्मल नेचर क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर का है। स्पेसिफाइड करेगा क्वेश्चन तो ही आपने इसको कैपिटल फंड के साथ ऐड करना है। ये चीज यहां पर दोबारा से समझ में लिख लेंगे इसको आप। ये बेसिकली एक आपके लिए, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वहां पर, अगर वहां पर स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन, तो ही आप क्या करेंगे, देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। क्या बात समझ में आ गई? तो अगर स्पेसिफाइड है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, तभी वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। एंड डायरेक्टली एडेड इन कैपिटल और जनरल फंड। हाउएवर in the absence of any specific instruction, it should be treated as revenue receipts and hence shown on the income side of the income and expenditure account. जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं करेगा तब तक हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, और रेवेन्यू नेचर होने की वजह से एक नॉर्मल इनकम कहलाएगी, और नॉर्मल इनकम आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में दिखाई देगी। क्या बात क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स मतलब क्या? मतलब कोई भी फर्म के पास जो एनपीओ है, एनपीओ के पास कुछ भी एक ऐसी चीज जो उसकी एसेट्स के रूप में पड़ी थी, और क्योंकि वो एक अब स्क्रैप हो गई है, कबाड़ हो गई है, तो उसका एनपीओ करेगा क्या? तो उसको एक कबाड़ के रूप में बेच दिया जाता है। तो एनपीओ के पास अगर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स है, यहां क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स है। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स का मतलब है कि वो एक कबाड़ के रूप में काम कर रही है। इसका मतलब उसको बेच के, तो इसको पढ़ देते हैं क्या है, रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड असेट्स, रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड असेट्स इन द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रहा होगा, जो भी पैसा आएगा वो रिसिट साइड में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सेल ऑफ ओल्ड असेट्स किया था आपने। ऑफ द ईयर इन विच इट इज सोल्ड, इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट्स and shown in the balance sheet as deduction from the assets। और इसको बैलेंस शीट के अंदर हटा दिया जाएगा जो भी आपकी एसेट थी। मान लीजिए आपके पास एक मशीनरी थी, मशीनरी आपके पास 10 लाख रुपए की थी, 10 लाख में से एक मशीनरी जो 1 लाख रुपए की थी वो पुरानी हो चुकी है, उसकी बुक वैल्यू 1 लाख की थी और वो पुरानी हो चुकी है और उसको बेच दिया। तो मशीनरी आपके पास 10 लाख में से 1 लाख रुपए हटा देंगे, जिससे उसकी बुक वैल्यू हटाएंगे, ध्यान रखेंगे उसकी बुक वैल्यू हटाएंगे, जिससे एसेट्स की वैल्यू जो है वो अब आपकी फर्म के अंदर 10 लाख से 1 लाख कम होकर 9 लाख आ जाएगी। इसको भी समझते हैं दोबारा से, अभी फिलहाल आपको ही पढ़ा रहा हूं। बट एनी गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स इज टेकन इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर। फॉर एग्जांपल इफ फर्नीचर विद बुक वैल्यू, एग्जांपल भी समझ लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू बुक्स में, यानी कि बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में 800 रुपए की दिखाई दे रही है, 800 रुपीज की दिखाई दे रही है, बुक वैल्यू 800 रुपए की दिखाई दे रही है, इज सोल्ड फॉर रुपीज 700, यानी कि एक फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 800 रुपए दिखाई दे रही है बुक्स में, उसको 700 रुपए में, 700 रुपीज में बेच दिया जाता है। इसका मतलब 100 रुपए का आपको लॉस हो गया। तो जो लॉस है, इट इज शोन, इट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां पर आएगा? लॉस साइड में, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया जाएगा। और आपको जो फर्नीचर है उसको 800 रुपए से माइनस कर दिया जाएगा, जो भी आपकी टोटल फर्नीचर बुक्स में बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 700 विल बी अपीयर एज रिसिट्स इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। 100 विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। In the balance sheet, book value of the assets sold rupees 800 will be deducted from total value of the assets। सर ये बात ज्यादा समझ नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं।
कि आपके पास क्वेश्चन में रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है, आर एंड पी लिख देता हूं मैं उसको, और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसिट साइड में आपके पास लिखा हुआ है टू सेल ऑफ ओल्ड से कंप्यूटर लिख दिया, मशीनरी है वो भी कंप्यूटर है, उसको बेच दिया गया। जो ऊपर एग्जांपल दिया है मैं उसी को आगे मेंशन कर देता हूं, वही समझ लेता हूं। और इसकी यहां पर ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू 800 रुपीज है और इसको बेच दिया गया है 700 रुपीज में। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है आपके पास, ठीक है जी। और बैलेंस शीट में आपके पास लिखे हुए हैं कंप्यूटर्स, वो आपको लिखे हुए हैं से 1 लाख के, 1 लाख के कंप्यूटर्स लिखे हुए, 1 लाख के कंप्यूटर्स लिखे हुए मतलब ये इसकी बुक वैल्यू है, जो अभी तक उस पर डेप्रिशिएशन लगना था, लगने के बाद जो कंप्यूटर्स की वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस शीट है वो आपकी 31/3/2019 की है, और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपके लिए बनाया गया है 31/3/2020 के लिए, यानी कि इसके आगे का ये अकाउंटिंग की गई है। तो कंप्यूटर पुराने साल में कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 लाख के, और ड्यूरिंग द ईयर आपने कंप्यूटर्स का सेल ऑफ कर दिया जिससे आपको कुछ पैसे कलेक्ट हो गए 700 रुपीज, जिसकी बुक वैल्यू थी 800 रुपीज। क्या बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है इसका करना है, एक तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे, जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट साइड में कंप्यूटर्स जो होंगे, असेट साइड में जो आपको अपनी बुक्स में 1 लाख रुपीज के दिखाई दे रहे थे, जिसमें से लेस कर देंगे सेल करके, लेस कर देंगे वो अमाउंट जो आपने सेल कर दिया। कितने अमाउंट? उसकी बुक वैल्यू से ही सेल हटाएंगे, यानी कि आपके पास जो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं अब वो अवेलेबल हैं, उसकी बुक वैल्यू, कितने की बुक वैल्यू है? 99,200 की बुक वैल्यू के कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? 99,200 के कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ये आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है असेट साइड में, यानी कि ये कब दिखाएंगे? 31/3/2020 की बात हो रही है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखाएंगे जो भी आपको इसमें लॉस हुआ है वो एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, यानी कि क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर्स, वो आएगा ₹100। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है कि लॉस का जो पार्ट है, अगर आपके पास कोई पुरानी ओल्ड असेट्स है उसमें किया गया लॉस, जो उसको बेचने के बाद लॉस हो जाता है, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी थी? 800 रुपए, बेचा कितने का? वो बेचा सर 700 रुपए का, इसका मतलब लॉस कितना हो गया? 100 रुपीज का। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरह से दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं उसमें से आप जो भी अमाउंट की असेट्स बेची है उसकी बुक वैल्यू हटा देंगे, तो आपके पास असेट्स यहां पर रिड्यूस होके दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट्स की, हम ये बात कर रहे हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट्स की। जो ये बातें सारी लिखी हैं इसका मतलब यही है। अब हम बात कर लेते हैं सेल ऑफ पीरियोडिकल्स की। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स में कुछ भी बताने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जो न्यूज़पेपर आते हैं, जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं, उनको बेच दिया। नॉर्मल भी आप समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ये एक रद्दी है आपके पास। जो न्यूज़पेपर आते हैं वो उसी दिन काम आता है और उसको आप पढ़ के रद्दी के रूप में रख देते हैं, स्क्रैप है बेसिकली। तो इस तरह का जो स्क्रैप है, रद्दी जो है आपके लिए, वो उससे की गई जो इनकम है, जो उससे पैसा आता है, उसको सिर्फ एक नॉर्मल इनकम मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, रिकरिंग नेचर का मानेंगे, और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में रख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इट इज एन आइटम ऑफ रिकरिंग नेचर एंड शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक रद्दी है, उसको बेच दिया, तो ये आपके एक नॉर्मल से रिकरिंग नेचर की इनकम है, यानी कि वो रेवेन्यू आइटम है, और उसको इनकम साइड में रख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
ये सारी बातें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रही होंगी, जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो चलिए अगली क्लास में इससे आगे की बातें करेंगे।